नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम यूनिट 9 जो पीडीई में ईपीए टॉपिक को कवर करेंगे। ईपीए यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के टॉपिक को कवर करेंगे। ईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो ईपीए का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था? 1986 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। ये क्यों आया था? तो जब भोपाल त्रासदी के आधार पे क्या हुआ था, भोपाल त्रासदी को देख के ही क्या बनाया गया, ईपीए बनाया गया। भोपाल त्रासदी जो हुआ था, भोपाल त्रासदी को देख के, भोपाल त्रासदी को देख के, दिख को देखकर क्या किया गया, ईपीए बनाया गया। ईपीए यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे कहते हैं हिंदी में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, ठीक। तो ईपीए 1986 बनाया गया, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल 26 सेक्शन है, यानी 26 खंड है। 26 खंड या सेक्शन इसको बोलो, 26 खंड या सेक्शन बोलो, ठीक। इसमें कितने चैप्टर है? तो टोटल 4 चैप्टर, 4 अध्याय या चैप्टर, 4 अध्याय या चैप्टर, ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखो, ईपीए का लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? ईपीए को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, यानी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये चीज ध्यान रखो, 1972 में क्या हुआ, 1972 के जब क्या हुआ था, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णय को लागू करना था। इसके पीछे क्या था, जो 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, उनके निर्णयों को लागू करना था। मानव पर्यावरण पर, मानव पर्यावरण पर, मानव पर्यावरण पर क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के मतलब सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना था, निर्णयों को लागू करना, यह उद्देश्य था, लागू करना। यह चीज ध्यान रखना आप लोग। जो ईपीए है वो कैसा एक्ट है, एक अम्ब्रेला एक्ट है। जैसे इसके अंदर बहुत सारे एक्ट आ जाएंगे, तो इसीलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट बोला गया। यहां पे लिखते हैं ईपीए क्या है, अम्ब्रेला एक्ट है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक्ट, छातानुमा अधिनियम है। ये क्या होता है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंटल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है। ये चीज ध्यान रखिए, यह केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाता है, मतलब ये नियंत्रित किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज इसमें ध्यान रखो आप लोग, पर्यावरण, ये पर्यावरण से रिलेटेड है, तो इस पे जोर दिया जाता है। किस पे? पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है ईपीए। तो इसमें किस पे जोर दिया जाता है? लैंड पे जोर दिया जाता है, जो जमीन है, जो वायु है, एयर है, जो वाटर है यानी पानी है, ये ध्यान रखना। तो लैंड पे जोर दिया जाता है, एयर पे जोर दिया जाता है, और क्या दिया जाता है, वाटर पे जोर दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। जो भोपाल त्रासदी है, यहां से इसका ईयर पूछता है, आप लोग इसको गूगल करके जरूर लिख लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, LAW, लॉ, शॉर्ट फॉर्म में लॉ पे जोर देता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो लैंड, एयर और वाटर पे जोर दिया जाता है, पर जोर देता है। जो ईपीए है वो किस पे जोर देता है, लैंड, एयर, वाटर पे जोर देता है, और अंतर संबंधों को परिभाषित करता है। ये चीज ध्यान रखना। पर्यावरण प्रदूषण, ये चीज ध्यान रखो आप लोग। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ये चीज ध्यान रखो आप लोग। यहां पे लिखते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है। तो यहां पे आप समझो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषक की उपस्थिति जो है किसी भी ठोस में हो या तरल में हो या गैसीय पदार्थ के रूप में होता है, तो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक की उपस्थिति जो है, प्रदूषक की उपस्थिति किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ के रूप में, किसी भी
ठोस तरल, ठोस में उपस्थित हो या तरल में हो या गैस के रूप में मतलब उपस्थित हो, गैसीय पदार्थ के रूप में उपस्थित हो, पदार्थ के रूप में उपस्थित हो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, के लिए हानिकारक है, तो क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं इस चीज से। ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखो, जो ईपीए है उसके लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे उद्देश्य लिख लेते हैं। उद्देश्य, पहला आपका उद्देश्य क्या था? स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में किए गए निर्णयों को लागू करना। ये ऊपर लिख दिए हैं यहाँ पे। ये पहला उद्देश्य हो गया, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब दूसरा क्या है कि जो भी इंडस्ट्री है, जो भी औद्योगिक है, वो इन्वायरमेंटल को हार्म मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, तो उस इंडस्ट्री को क्या करना है? बंद करने का आदेश दे सकती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो भी औद्योगिक है, जो भी औद्योगिक है या इंडस्ट्री है या आइस इंडस्ट्री है, तो क्या कर रही है? एनवायरनमेंट को हार्म यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती है यानी नुकसान पहुंचाती है। ये ऊपर की तरफ एरो लगा दिए हैं, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा नुकसान जब पहुंचाती है तो बंद करने का आदेश दे दिया जाता है। उस औद्योगिक को क्या किया जाएगा? बंद करने का आदेश दे दिया जाएगा। बंद करने का आदेश दे सकती है, आदेश दे सकती। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना। विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना मतलब जो भी एजेंसियां जो भी कार्य करती हैं उसकी गतिविधियों को क्या करना? समन्वय करना। ये चीज ध्यान रखना। विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना, गतिविधियों का समन्वय करना। यह चीज ध्यान रखना आप लोग, समन्वय करना। अब एक चीज ध्यान रखो, तीसरा इसका उद्देश्य क्या है? आर्टिकल 21 जो मतलब राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 ये क्या करता है? जीवन का अधिकार देता है। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये चीज ध्यान। अब इसका चौथा उद्देश्य क्या है? चौथा उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का सतत विकास है। पर्यावरण का सतत विकास, सतत विकास। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई मतलब इस कानून का उल्लंघन करता है, ईपी मतलब 1986 का उल्लंघन करता है, तो उसको 5 साल की सजा और या 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, उल्लंघन, तो क्या होता है? 5 साल की सजा मिल सकती है, 5 साल की सजा, या फिर उसको क्या मिलता है? 1 लाख जुर्माना या 1 लाख जुर्माना या दोनों। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखो, यहां पे ईपीए में एक लोकस स्टैंडी होता है। लोकस स्टैंडी क्या होता है उसको समझो आप लोग। लोकस स्टैंडी, अब ये क्या होता है? तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति है, कोई मान लो कोई एक व्यक्ति है और कोई एक्स व्यक्ति को देखता है, ठीक, तो उससे क्या होता है? वो पर्यावरण को, वो एक्स व्यक्ति क्या कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो वो जो व्यक्ति देख रहा है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये एक्स व्यक्ति है, ठीक, अब ये इस बंदे को देख रहा है, ये क्या कर रहा है? ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ठीक, नुकसान पहुंचाया। तो ये नुकसान पहुंचा, ये व्यक्ति क्या करेगा? ये सूचना देता है, नागरिक को क्या करता है? अदालत में शिकायत कर सकता है। तो इसी को क्या कहेंगे? लोकस स्टैंडी कहते हैं, ठीक। ये चीज ध्यान रखना,
तो लोकस स्टैंडी क्या होता है? कोई भी व्यक्ति क्या करता है? किसी एक्स व्यक्ति को देखता है, किसी एक्स व्यक्ति को देखता है, ठीक, कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते तो नुकसान पहुंचाते तो वह आम नागरिक भी अदालत में शिकायत कर सकता है। तो वह आम नागरिक अदालत में शिकायत कर सकता है, अदालत में शिकायत कर सकता है, शिकायत कर सकता। ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे लिख सकते हैं कि राइट टू एवरीवन फॉर प्रोटेक्टिव एक्शन, राइट टू एवरीवन फॉर प्रोटेक्टिव एक्शन, लोकस स्टैंडी मतलब ये समझो कि लोकल लोग पर्यावरण के प्रति कोई भी नुकसान पहुंचाता वो स्टैंड ले सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। इसी तरह आप याद कर लेना, मतलब लोकल लोग जो वहां के लोकल लोग हैं, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना, कोई भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो क्या करते हैं, वो अदालत में शिकायत कर सकता है। ये चीज ध्यान रखना। तो उसके बाद क्या होता है कि 60 दिन का नोटिस पीरियड भेज दिया जाता है अदालत की तरफ से, 60 दिन का नोटिस भेज दिया जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग। अब ईपीए क्या करता है, ईपीए जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो ईपीए जो है अधिनियम है क्या करता है, वो पर्यावरण से रिलेटेड उसको कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, इंप्रूव करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ आप लोग को वैसे नॉर्मल जैसे ईपीए जो भी रिलेटेड है वो पर्यावरण को तो इंप्रूव करेगा, मतलब प्रोटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा, कंट्रोल करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। कुछ आर्टिकल मतलब ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखो। आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 यानी अनुच्छेद 253। तो अनुच्छेद 253 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जो जितने भी हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को क्या करता है, प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाता है, कानून बनाने का प्रावधान करता है। कानून बनाने का प्रावधान करता है, प्रावधान करता है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब दूसरा जो आर्टिकल है 48A, आर्टिकल 48A, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो 48A क्या कहता है कि ध्यान रखना, पर्यावरण की रक्षा व सुधार करना, ठीक, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना वह मतलब और देश के वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। देश के वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा, रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ड्यूटी टू स्टेट, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये किसका ड्यूटी स्टेट है। अब क्या ध्यान रखो आप लोग, आर्टिकल 51A, आर्टिकल, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहे हैं आपको। आर्टिकल 51A, इसमें क्या है कि प्रत्येक नागरिक को क्या करना है, पर्यावरण की रक्षा करेगा। प्रत्येक नागरिक
प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा। राइट टू सिटीजन मतलब ड्यूटी टू सिटीजन, यहां पे ड्यूटी ये किसका है, ड्यूटी टू सिटीजन मतलब सिटीजन का है ये किसका, स्टेट का है, ये राज्य का है 48 से, ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक ध्यान रखो, जो भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित क्या है, निकाय बने थे, कुछ निकाय यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित निकाय, 1986 से संबंधित निकाय यहां पे आप समझो कौन कौन सा निकाय आया था। तो पहला आपका था NEEA, दूसरा आपका NGT, तीसरा कौन सा निकाय था, GEAC, ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज, अब एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। NEAA यहाँ पे लिखते हैं, पहला NEAA। अब इसका फुल फॉर्म समझते हैं आप लोग। तो नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी एक्ट है, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी एक्ट, ये कब आया था, तो 1997 को आया था, ये ध्यान रखना आप लोग। अब ये चीज ध्यान रखो, यह जो एक्ट है मतलब NEAA जो है वो क्या करता है, इंडस्ट्री की गतिविधियां पर निगरानी रखता है, जो भी उद्योग से संबंधित उद्योग की गतिविधियां पर निगरानी करना, उद्योग की गतिविधियों पर निगरानी करना, गतिविधियों पर निगरानी करना, ये चीज ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा जो आपका है NGT, अभी इसको समझो आप लोग। NGT क्या है, NGT जो है NEAA कमियों को दूर तथा पर्यावरण विवादों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया था। तो मतलब जो NEAA में कमी थी उसके बाद वो उसकी कमियों को पूरा करने के लिए NGT बनाया गया, ये ध्यान रखना। तो इसका फुल फॉर्म पहले समझो आप, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कब आया था, 2010 में आया था, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखो आप, इसको उसके बाद एक्ट बना दिया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बाद में इसी को बना दिया गया, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब एक ये क्या है कि NEA की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, कि कमियों को दूर करने के लिए किया गया, कमियों को दूर तथा पर्यावरण विवाद जो भी है उसको कुशलतापूर्वक सॉल्व करना और प्रभावी बनाने के लिए नए एक्ट बनाया गया। विवादों को कुशलतापूर्वक मतलब सुलझाना, विवादों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी बनाने के लिए नए एक्ट बनाना, प्रभावी बनाने के लिए नए एक्ट बना, नया एक एक्ट बना, उस एक्ट का क्या नाम था, NGT। अब एक ध्यान रखना आप लोग कि NGT में क्या क्या शामिल है, सिविल डिस्प्यूट प्लस 6 मतलब एडिशनल स्टैट्यूट्स,
ये ध्यान रखना आप लोग। तो एनजीटी में सिविल डिस्प्यूट शामिल था। तीसरा जो आपका था, तीसरा आपका जीईएसी, जीईएसी। अब एक चीज ध्यान रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अपियर्सल कमेटी, ये था, ये कब आया था, ये चीज ध्यान रखना, ईपीए का अंडर 1986 में ही था। यहां पे लिखते हैं पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अपियर्सल, यानी इसका मूल्यांकन करना, जिसको कहते हैं कमिटी। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ये फुल फॉर्म हो गया। अब ये किसके अंडर आता है, ईपीए के अंडर आता है, ईपीए के अंडर, ईपीए 1986 के अंडर आता है ये, ठीक। ये क्या, एक नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री। अब एक चीज ध्यान रखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो होता है वो बाद में क्या बन गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेस्ट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बन गया। अब एक चीज ध्यान रखो, इसमें MOEF बाद में क्या बन गया, MOEFCC बन गया, ये चीज ध्यान रखना। तो MOEF का क्या फुल फॉर्म है, तो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब एनवायरमेंट फॉरेस्ट है, एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अब ये क्या है, MOEF है, ये ध्यान रखना। लेकिन बाद में क्या है, क्लाइमेट चेंज ऐड हो गया, ये CC जो है क्लाइमेट चेंज मतलब ऐड हो गया। और तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बन गया। तो जिसे क्या कहते हैं, MOEFCC बन गया, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब इसका हेड कौन है, मतलब इस समय का अध्यक्ष कौन है, तो इस टाइम भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव हैं। ये चीज ध्यान रखना, इसको एक बार गूगल कर लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे चेंज भी हो गए होंगे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली मतलब क्या, इंदिरा पर्यावरण भवन जोरबाग रोड पे नई दिल्ली में है, इंदिरा पर्यावरण भवन जोरबाग रोड पे है, जोरबाग रोड नई दिल्ली। ईपी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर प्लीज़ वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा, नहीं समझ आए दोबारा देखिएगा, रिवीजन जरूर करेंगे, याद हो जाएगा आपको। अब जो जीईएसी है उसके लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, तो ये क्या कहता, औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक रसायन को कम करना था, औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक रसायन को कम करना, खतरनाक रसायन को कम करना, रसायन को कम करना, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। दूसरा पॉइंट यह है कि वस्तुओं को जारी करने की अनुमति देना, वस्तुओं को जारी करने का अनुमति देना, जारी करने का अनुमति देना। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ईपीए जब बना था तो यहाँ पे केंद्र सरकार को क्या क्या शक्तियां मिल गई, ये चीज समझते हैं आप। केंद्रीय सरकार की शक्तियां, केंद्रीय सरकार की शक्तियां, अब यहां पे आप समझो केंद्रीय सरकार की शक्तियां क्या क्या होंगी।
तो केंद्रीय सरकार की शक्तियां ये हैं कि ईपीए केंद्र सरकार को क्या कहती है, किसी भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, समस्या से निपटने के लिए कोई भी बॉडी बना सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो पहला पॉइंट ये है कि ईपीए क्या करता है, केंद्र सरकार को, ईपीए केंद्र सरकार को क्या करता है, किसी भी पर्यावरण प्रदूषण से को रोकना है, किसी भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, ठीक, या समस्या से निपटने के लिए, पर्यावरण समस्या से निपटने के लिए, समस्या से निपटने के लिए क्या कर सकता है केंद्र सरकार, क्या कोई भी बॉडी बना सकता है, कोई भी बॉडी बना सकता है, कोई भी बॉडी यानी निकाय बना सकता है, बॉडी यानी निकाय बना सकता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। दूसरा क्या कर सकता है केंद्र सरकार, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम योजना बना सकता है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना, कार्यक्रम की योजना बनाना, ये ध्यान रखना आप लोग। उदाहरण के तौर पे आप समझो स्वच्छता अभियान जैसे बना था, उदाहरण के तौर पे क्या है, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। अब समझो आप लोग, अब तीसरा क्या है केंद्र सरकार को शक्तियां, कि पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए वो मानक निर्धारित कर सकता है, पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित कर सकता है, मानक यानी स्टैंडर्ड निर्धारित कर सकता है, स्टैंडर्ड सेट करना, निर्धारित कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना। अब क्या कर सकता है केंद्र सरकार, कि निर्देश देने की शक्ति है उसके पास, किसी भी उद्योग को संचालन कर सकता है, बंद कर सकता है, या निर्देश का आदेश दे सकता है, बिजली या पानी व अन्य सेवा की आपूर्ति को रोक सकता है, तो निर्देश दे सकता है, निर्देश देने की शक्ति है, मतलब डायरेक्ट वो कहते हैं ना, वो डायरेक्शन कर दो, निर्देश देने की शक्ति, निर्देश देने की शक्ति है, निर्देश देने की शक्ति कैसे शक्ति है, किसी भी उद्योग को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, निषेध कर सकता है, या संचालन करवा सकता है, किसी भी उद्योग को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, संचालन करा सकता है, या निषेध करवा सकता है, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें है कि बिजली या पानी या अन्य सेवा की आपूर्ति को रोक सकता है, बिजली, पानी या कोई अन्य चीज है उसकी आपूर्ति को क्या कर सकता है, रोक सकता है, आपूर्ति को रोक सकता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब यहां पे आते हैं हम लोग, मतलब अपराध और दंड, मतलब ईपीए से मान लो आप एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसमें आपको क्या क्या दंड मिलेगा, यहां पे लिखते हैं अपराध व दंड, अपराध और दंड, अपराध और दंड, ये चीज ध्यान रखना। मतलब यहां पे क्या होगा, पेनल्टी लगेगा, दंड। तो यहां पे आपको अभी जस्ट लोकस स्टैंडी पढ़ाया है, लोकस स्टैंडी, पहला पॉइंट है क्या, लोकस स्टैंडी, पहला पॉइंट हो गया। लोकस स्टैंडी क्या हो, कोई भी नागरिक क्या होता है कि कोई एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रहा है तो क्या कर सकता है, अदालत में उसका शिकायत कर सकता है। तो लोकस स्टैंडी 60 दिन का नोटिस पीरियड मिलता है, 60 दिन का नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड। अब एक तीसरा पॉइंट समझो, 5 साल का जेल या 1 लाख का जुर्माना या दोनों,
5 साल का जेल, 5 ईयर जेल, या 1 लाख का जुर्माना, या फिर क्या हो सकता है, दोनों दे सकता है, या दोनों, मतलब दोनों एक साथ आपको मिल जाएगा, 5 साल का जेल भी मिल जाएगा और 1 लाख का जुर्माना भी। अगर फिर भी अगर इसके बाद भी वो निकल कर अगर इतना उसको दंड मिल चुका है, मतलब 5 साल के जेल और 1 लाख का जुर्माना, लेकिन लगातार फिर एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रहा है, तो हर दिन उसको क्या 5,000 का जुर्माना प्लस जेल, हर दिन 5,000 जुर्माना, हर दिन 5,000 रुपये क्या होगा जुर्माना। अगर वो रिपीट करता है तब, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं रिपीट पे रिपीट वो कर रहा है तो 5,000 का जुर्माना लग जाएगा। अगर ये कंटिन्यू उल्लंघन करता है तो 7 साल तक क्या होगा, उसको जेल हो जाएगी। अगर ये कंटिन्यू उल्लंघन करता है, मतलब लगातार उल्लंघन करता है, लगातार उल्लंघन, तो 7 साल का जेल, सजा उसको 7 साल का मिलेगा, 7 साल। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ईपीए में संशोधन हुए थे। ईपीए 1986 में क्या क्या संशोधन हुआ, ईपीए 1986 में संशोधन, तो क्या क्या संशोधन हुए थे। अब एक एक चीज ध्यान से समझना आप लोग, यहां पे ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ बताते जाएंगे। अब इसमें ध्यान रखो, MOEFCC बनाया गया। जो MOEF था उसको बाद में क्या किया गया, MOEFCC, उसमें CC, यहाँ पे एक सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, यहाँ पे लिख देते हैं ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, उसको बैन कर दिया गया। ये ध्यान रखना आप लोग, पहला पॉइंट। अब ध्यान रखो, छोटे मोटे अपराध को गैर अपराध, मतलब अपराध न माना जाए, मतलब एनवायरमेंट को छोटा छोटा आप हानि पहुंचा, ज़्यादा नहीं उसको, तो उसको गैर अपराध की श्रेणी में रखा गया। और छोटे उल्लंघन पे सिर्फ जुर्माना लेना है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब बड़े उल्लंघन कर रहा है तो IPC के जैसे अंडर किया जाएगा, जैसे 5 साल का जेल है, 1 लाख का जुर्माना, या फिर रिपीट कर रहे हो तो 7 साल का जेल, या हर दिन 5,000 का जुर्माना। अब EPA के प्रावधानों में विफलता या उल्लंघन, गैर अनुपात जैसी रिपोर्ट जमा करना, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जो भी जुर्माना से ये पैसा आ रहा उसको क्या करो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में डाल दो, ताकि उसको एनवायरमेंट को और अच्छे से, मतलब वो क्या किया जाए, उसको मतलब अच्छे से अच्छा बनाया जाए एनवायरमेंट को। तो जो भी जुर्माना से पैसा आता है तो क्या किया, उसको एक फंड में डाल दो। फंड कैसे यूज करेंगे, ये सारी शक्तियाँ किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, EPA रूल बना 1986 जो स्टैंडर्ड सेटिंग करता है, मतलब सेटिंग स्टैंडर्ड करता है, मानक निर्धारित करता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल बना 1986 में। ये क्या करता है, मतलब मानक निर्धारित करता है, मानक निर्धारित। ये चीज ध्यान रखना कि सेटिंग स्टैंडर्ड। अब तीसरा पॉइंट आप समझो, हजार्ड वेस्ट रूल्स बना 1989 में। हजार्ड्स वेस्ट ईयर आप लोग याद रखिएगा जरूर, थोड़ा टाइम लगेगा याद करने में, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडिंग रूल 1989 में आया था। ये क्या करता है, खतरनाक कचरा का उत्पादन, नियंत्रण, उपचार, आयात, भंडारण और प्रबंधन को क्या करना, नियंत्रित करना। हजार्ड्स मतलब जो भी खतरनाक पदार्थ हैं वो चीज़ ध्यान रखना। अब एक और रूल बना, सेल्स रूल, ये भी 1989 में बना, सेल्स रूल ये कब बना, 1989 में। अब EPA की कमियां आप समझो, EPA में क्या कमियां थी, यहां पे कमियां लिख देते हैं। तो पहली कमी ये थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट था, तो यानी अधिनियम का पूर्ण रूप से केंद्रीकरण किया गया, कोई भी डिसीजन लेगा वो केंद्र सरकार लेगी, तो इसलिए यह पहला ही क्या है आपका कमियां है। तो अधिनियम का पूर्ण केंद्रीकरण, जो अधिनियम था, अधिनियम का
पूर्ण केंद्रीकरण, ये चीज ध्यान रखना। यहां पे आपको ऊपर लिखवाए होंगे, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये रहा, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट ये पहला कमी है कि ये इसमें स्टेट को आने ही नहीं दिया गया है, तो जो भी रूल बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, तो पहला ये कमी हो गई। दूसरा कमी ये है कि कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं है, मतलब जनता भागीदारी नहीं है, कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं, कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं, भागीदारी नहीं। तीसरा जो है प्रदूषकों का आधा अधूरा कवरेज, प्रदूषकों का जो पॉल्यूटेंट है उसका अधूरा कवरेज है, प्रदूषकों का अधूरा कवरेज, ये चीज ध्यान। यहां आपका ईपीए 1986 कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, अगर जहां नहीं समझा प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।